अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। बल्ले का इंतखाबी निशान बचाती पीटीआई को गुज़िश्ता 12 रोज के दौरान मुसलसल दूसरी बार बल्ले से हाथ धोना पड़े हैं और आज एक अदालती फैसले के बाद बल्ला एक बार फिर पीटीआई के हाथ से छिन गया है। अब यूं मालूम हो रहा है कि बल्ले की अदालती जंग एक ऐसी पिंग पोंग गेम में तब्दील हो चुकी है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन और अदालतों के धकेल दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान की जानिब से 26 दिसंबर को जारी किए गए हुक्म इम्तना के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील को मंजूर करते हुए आज उस अबूरी हुक्मनामे को खत्म कर दिया गया है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिए जाने का मामला पहले से ही 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर है। आज के अपने हुक्मनामे में अदालत ने यह लिखा है कि 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का मौकफ सुने बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया गया जो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। हुक्म इम्तना खत्म करने की दूसरी वजह अदालत ने यह बताई है कि 26 दिसंबर को दिया जाने वाला अबूरी रिलीफ मामले का हतमी फैसला होने से कबल ही एक हतमी रिलीफ की शक्ल इख्तियार कर गया जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत के मुताबिक 26 दिसंबर को अबूरी हुक्मनामा जारी करते वक्त सिंगल बेंच ने इस कानूनी नुक्ते को मद्देनजर नहीं रखा कि उसके जारी किए गए अबूरी हुक्मनामे का इतलाक पीटीआई पर पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अदालत ने अपने हुक्मनामे में बल्ले का निशान वापस लेने की आखिरी वजह यह बयान की है कि 26 दिसंबर के अबूरी हुक्मनामे की वजह से इस वक्त मुल्क भर में जारी इंतखाबी अमल मुतासर हो सकता है। मुसलसल बार बल्ले के निशान से महरूम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना अगला कानूनी लाएअमल भी वाजे कर दिया है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में होने वाली अहम समाअत से कबल ही कल मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। साथ ही पीठ बल्ले का निशान हतमी तौर पर छिन जाने की सूरत में अपना प्लान बी भी वाजे कर रही है। ये डिसीजन उजलत में दी गई है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे, सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी। दूसरी जानिब अदालती अहकामात के बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम ना किए जाने के इशू पर पीटीआई को आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर की गई तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सिर्फ इस हद तक कामयाबी हुई कि अदालत ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है जबकि इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी नहीं किया गया। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पीटीआई वकील लतीफ खोसा से यह पूछा कि आपके पास इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत के सबूत हैं तो दिखा दें। जवाबन लतीफ खोसा साहब ने कहा कि सीडी लाया हूं, इसमें सारे सबूत मौजूद हैं। हमारे रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए, सारे पाकिस्तान ने देखा पीटीआई के साथ क्या हो रहा है। 3 दिन गुजर जाने के बावजूद रिटर्निंग अफसर से तहरीरी फैसले नहीं मिले। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा यहां सियासी तकरीर ना करें, आईन और कानून की बात करें। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कौन से हुक्म की तौहीन की है। अदालत ने आईजी, चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी और इलेक्शन कमीशन से अपने अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब कर ली। नाज़रीन, तीसरी अहम तरीन समाअत गुमशुदा अफराद के मामले पर दायर की गई सीनियर वकील एतजाज एहसन साहब की दरख्वास्त पर थी। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दरख्वास्त गुजार के वकील पर यह वाजे कर दिया गया है कि वो जाती या सियासी नौयत के केसेस नहीं सुनेंगे। इसके साथ साथ लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी भी तफसीली तौर पर जेर बहस आई और इसकी कारकर्दगी पर दरख्वास्त गुजार समेत दीगर फरीकैन ने अदम एतमाद का इजहार भी कर दिया। समाअत के दौरान अदालत पाक से लापता अफराद के मामले पर तहरीरी जमानत भी मांग ली। Attorney General, are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. We want it in writing. We want this on behalf of the government of Pakistan. जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, वहीं जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इलेक्शन कमीशन, रियासती इदारों और निगरां हुकूमत से मौलाना फजल रहमान साहब के सिक्योरिटी खदशात और सर्द मौसम में इंतखाबात करवाने के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लेने का मुतालबा कर दिया है। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक अगर बेअमनी और सिक्योरिटी खतरात होंगे तो लोग वोट डालने से महरूम रह जाएंगे जिससे इलेक्शन पर सवालात उठेंगे, इसलिए बेहतर है कि पुरअमन माहौल दिया जाए। आज ही बाजोड़ में JUI के रहनुमा कारी खैरुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाने की कोशिश की गई और यह खबर सामने आई जिसके मुताबिक धमाके में PK JUI के उम्मीदवार कारी खैरुल्लाह साहब महफूज रहे और उनकी गाड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। सवाल से आगे में आज का हमारा फोकस रहेगा
कि दूसरी बार बल्ले से महरूम होने के बाद पीटीआई अब कहां खड़ी है। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से बल्ला वापस मिलने की उम्मीद पूरी होगी। पीटीआई अब अपने उम्मीदवार आजाद हैसियत में खड़े करने पर भी तैयार हो चुकी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन में बानी चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद उनके एक और नाअहली का रास्ता खुल गया है। जेयूआई के सिक्योरिटी खदशात पर इलेक्शन कमीशन क्या नोटिस लेगा और क्या जबरी गुमशुदगियों के मामले पर वफाक की तहरीरी गारंटी से मामला हल हो जाएगा। और नाज़रीन, गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा हैं आप जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। और हमारे साथ गुफ्तगू और प्रोग्राम में शामिल हैं नईम हैदर पंजोता साहब, आप इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं बराए कानूनी उमूर। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। कामरान साहब, आपकी इजाज़त से मैं गुफ्तगू का आगाज़ नईम साहब से एक सवाल से करना चाहूँगी, क्योंकि आज इन्होंने एक मेजर सेटबैक का सामना उनको करना पड़ा है उनकी जमात को। और नईम साहब, बल्ले का निशान जो है वो एक बार फिर छिन गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था 22 दिसंबर का फैसला जो था वो बहाल कर दिया गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। और आज जो है आप इस बल्ले के निशान से एक बार फिर जो है वो बहरहाल महरूम हो गई है आपकी जमात। अब क्या अब इससे अखज़ किया जाए नईम साहब, पेशावर हाई कोर्ट से आप मायूस हो चुके हैं, क्योंकि आपकी जमात ने यह भी ऐलान कर दिया कि कल सुप्रीम कोर्ट को रुजू कर रहे हैं आप इस मामले पर। सो नाउम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट से, अगरचे 9 जनवरी को समाज जो है इसी के हवाले से डिविजनल बेंच जो है वो करने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। पहली बात तो ये है कि अच्छा, मेरी आवाज एक डबल आ रही है, प्लीज ये तरह बंद कर लीजिए। तो मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा जी कि देखें, बल्ले का निशान हमारा जो है वो हमारा हक है, हमारी पार्टी का, और किसी से भी किसी पार्टी से निशान नहीं छीना जा सकता, और वो आईने पाकिस्तान हमें प्रोटेक्शन देता है। आप देखें, आप आर्टिकल 17 जो है आईने पाकिस्तान का, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहता है कि राइट टू एसोसिएशन हर शख्स का हक है कि वो किसी एसोसिएशन का हिस्सा बन सकता है और वो एसोसिएट हो सकता है, और किसी भी पार्टी से उसका निशान छीनना आप उस पार्टी के ऊपर जुल्म नहीं है, बल्कि आप ये समझ लें कि उस पूरे जो है वो एक मुल्क के अंदर जो पार्टी है वो आवाम के मैंडेट के ऊपर जो है जो वोट का हक है उसके ऊपर डालता है। अब आप इसको इस बात से देखें कि अगर एक जो है वो शख्स किसी एक जमात को सपोर्ट करता है और वो उसको वोट देना चाहता है और वो अनपढ़ है, ठीक है, उसे नहीं पता, और वो उसको जो है निशान भी नहीं पता होगा कि कौन सा निशान है, या उस जमात को निशान नहीं अलॉट होगा, तो वो कैसे अपने वोट का हक इस्तेमाल करेगा। 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और 5 साल के बाद वोट का जो हक है वो चूज जो वो कर सकता है, और उसके हक आप छीन लेंगे तो फिर कैसे आप कहेंगे कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। अब बात रही इंटर पार्टी इलेक्शन की, तो पहले भी मैं आपके प्रोग्राम के अंदर भी कह चुका हूँ कि हमने अपने आइन के मुताबिक जो है वो 2022 में भी करवाए और अब भी करवाए। अब जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको पेशावर हाई कोर्ट ने कलदम करार देते हुए कहा था कि बल्ले का निशान इनको अलॉट किया जाए और सर्टिफिकेट को अपलोड किया जाए। अब बजाय ये कि इलेक्शन कमीशन जो है उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करता, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने बाइसनेस का मुजाहरा करते हुए उस फैसले को चैलेंज करने का इरादा किया। अब इलेक्शन कमीशन उससे कोई अग्रीव नहीं है। अब ये जो इलेक्शन होते हैं इंटर पार्टी इलेक्शन, ये एक इंटरनल मामला होता है जो पार्टी को होता है, जो अपने आइन के मुताबिक वो हर पार्टी करवाती है। और अगर देखा जाए तो 175 जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, किसी के इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज तक ये नहीं कहा गया कि उसके इलेक्शन ठीक नहीं हुए। हाँ, एक ड्यूरेशन का टाइम है, और अगर देखा जाए तो पीएमएलएन के इलेक्शन भी ये कहा गया था कि वो करवाए जाए, और वो पता नहीं कितना अरसा, एग्जैक्ट फिगर जो है मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में देखकर, तो वो उन्होंने उस टाइम के अंदर करवाई ही नहीं। और उसके बाद ये होता है कि अगर आप टाइम के अंदर इलेक्शन ना करवाएं तो एक फाइन का तरीका है कि आप उसको फाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बल्ले का निशान ही, जो कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं है कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से फैसला दे कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, तो राइट। बट जो आर्गुमेंट्स पेश किए गए उसमें यह भी कहा गया पंजोटा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की जानिब से कि उनको सुना नहीं गया और सुने बगैर इंटरिम एक ऑर्डर जारी कर दिया गया था। पर आप अभी सुप्रीम कोर्ट जा क्यों रहे हैं? फिर मैं कामरान साहब के पास जाऊंगी कि आप 9 जनवरी तक का वेट भी किया जा सकता था। देखिए, बात यह है कि पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था बल्ले के निशान के हवाले से, और ये फैसला जो है इससे देने से पहले
71 डेज जो फैसला महफूज किया गया था, वो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतना लंबा महफूज किया गया कि लोगों के अंदर मायूसी पैदा करने के लिए कि आपकी जो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं 80% अवाम जिसको सपोर्ट कर रही है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर है कि उन्हें ये हो कि उनको उम्मीदवार भी उठाए जा रहे हैं, उनका निशान भी होगा या नहीं होगा, इमरान खान जेल से आएगा बाहर नहीं आएगा, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया, वो लड़ सकेगा नहीं लड़ सकेगा। तो सिर्फ उन लोगों को जो है वो सिर्फ मायूस करने के लिए कि उनका वोटर जो है वो टूट सके, इन्होंने तमाम कर लिए, इमरान खान को अंदर डाल लिया, उनको डिस्क्वालीफाई कर लिया, इन्होंने सारे निशान के ऊपर हमला कर लिया, लेकिन वोट किसी सूरत नहीं टूटा। और जो हमारे उम्मीदवार थे उनको रोकने की पूरी जिस तरह से कोशिश की, जिस तरह दाहिद को तजवीज को उठाया गया, उसके बाद सारा प्रोसेस आपने देखा पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, वो सब ने देखा। लेकिन वो आज ये सवाल, वो ये बात रेज भी की थी लतीफ खोसा साहब ने आज अदालत में, और जिसपे चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि वो मीडिया नहीं देखते, तो उन्होंने नहीं देखा। बट मैं कामरान साहब, ये जो एक ही अदालत से एक ही इशू पर दो मुतजाद फैसले आने का अमल है, इसको आप सर किस तरह से देख रहे हैं? पेशावर हाईकोर्ट ने एक तरफ बहाल किया, तो फिर आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर जिसमें इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कलअदम करार दिया गया, इनसे बल्ला छीन लिया गया, उसको बहाल कर दिया गया। अब क्या आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही मतलब इनकी दादरसी हो सकती है बल्ले के निशान के मामले पर और राइट अहेड ऑफ इलेक्शंस? देखिए, छीन वीन कुछ भी नहीं लिया गया। अगर आप इलेक्शन दुरुस्त नहीं करवाएंगे तो उस इलेक्शन न करवाने के या इलेक्शन में जो है वो अगर आपने कोई मैनोवरिंग की है, मैनेजमेंट की है, तो उसके कुछ नतायज होंगे। वो नतायज के तौर पे जो है वो निशान जो है वो ले लिया जाता है, और तो उनको उस पार्टी को और किसी तरह से वो नहीं किया जा सकता। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस जो कानून में लिखे गए हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस वो इनको भुगतने पड़े उस इलेक्शन को दुरुस्त तरीके पे न करवाने पे या उस मैनेजमेंट के नतीजे में। तो उसको इन्होंने फिर चैलेंज करना था अपना इस्लामाबाद में चैलेंज करने की बजाय इन्होंने गाड़ी का रुख जो है वो पेशावर की तरफ कर लिया। शायद उन्होंने समझा मुनासिब कि वहाँ जो है ना वो बेहतर आर्डर जो है ना वो लिया जा सकता है, और उधर वहाँ पे उन्होंने वो आर्डर कर दिया जो अल्टीमेटली अगर पिटीशन मंजूर हो जाए तो उसके नतीजे में वो आर्डर हो सकता था, मगर एक्स पार्टी आर्डर कर दिया। अब जो है वो एक्स पार्टी आर्डर दोनों फरीकों को सुने जाने के बाद जो है विड्रॉ कर लिया गया या उसको सेट असाइड कर लिया गया। तो अभी भी केस 9 तारीख को फिक्स है। 9 तारीख को केस आर्ग्यू करें, अगर उनका केस बनता था उनको चीज़ मिल जाएगी, केस नहीं बनता था तो नहीं मिलेगी। इसमें कौन सा प्रॉब्लम है? अगर चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना, जो मेरे ख्याल में जो है ना वो प्री मैच्योर स्टेज है, तो जाएँ, वो वहाँ पे भी जो है ना वो किस्मत आजमाए यकीन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना इनके लिए बहरहाल आपके ख्याल में सूदमंद साबित नहीं होगा? प्रोफेशनली स्पीकिंग, बतौर वकील नहीं, ऐसे JUI के वर्कर के तौर पे मैं नहीं कह रहा, मगर अगर फ़र्ज़ कर लीजिए प्रोफेशनली मुझसे कोई मशवरा करता तो मैं कहता कि नहीं, 9 तारीख तक इंतज़ार करिए और 9 तारीख को आर्ग्यू कर लीजिए केस को, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। राइट नईम साहब, आप सुन रहे थे कामरान साहब ने एज अ प्रोफेशनल लॉयर वो कहते हैं कि 9 जनवरी तक बहरहाल आपको इंतजार करना चाहिए था। लेकिन आप जिस सुप्रीम कोर्ट के पास इस निशान को वापस लेने के लिए जाना चाह रहे हैं, आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस में कमीशन को तो नोटिस बहरहाल जारी नहीं किया, बल्कि उल्टा आपसे ही सबूत मांग लिए गए हैं कि आप बताएं इलेक्शन कमीशन ने कैसे तौहीन की है। वही सुप्रीम कोर्ट जो है नईम साहब, आप लोग को जो इलेक्टोरल सिंबल है वो वापस कैसे दिलवा सकती है? ऑल्दो बैरिस्टर गौहर साहब बड़े आज उम्मीद से साउंड कर रहे थे, होपफुल थे। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, बात यह है कि अगर बल्ले के निशान के हवाले से जो फैसला आया था पेशावर हाई कोर्ट का, और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जगह के ऊपर उस जो स्टे था हमारा उसको खत्म करने के लिए उन्होंने रजू किया, तो हमारा हक है कि हम कोई फैसला भी आता है हमारे खिलाफ तो हम रजू करें। और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात में नहीं कर रहा, एक जमात की बात नहीं कर रहा, बस उसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, 80% लोग इस मुल्क की जो आबादी है उनसे जुड़े हुए मामला हैं सारे, और उनको अगर हक नहीं दिया जाएगा जो कि 5 साल के बाद एक शख्स को मिलता है, तो फिर उसके ऊपर जो है वो जमहूरियत को डीरेल करने वाली बात है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला था, मैं उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर अगर बात की जाए तो कुछ 23 के करीब कंप्लेंट्स मैंने खुद बजाते खुद मेरे एसोसिएट हम के जरिए मैंने वहां पर फाइल की, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर हमारी अपनी घर की बात की जाए, मतलब मैं अपनी फैमिली की अगर बात करूं, तो हमारे इंतजार हुसैन पंजुता ने दरख्वास्त देने के लिए जो है वो रजू किया था, 3:30 पौने 4 के करीब हम पहुंच गए थे वहां पर सरगोदा में आरो साहब के पास, और उन्हें उनसे पेपर नहीं लिए गए थे, तो वो हमने इलेक्शन कमीशन से रजू किया था।
तो क्या उसके ऊपर जो है उनके पेपर एक्सेप्ट किए गए, नहीं किए गए। इसी तरह से जो कंप्लेंट वहां पर फाइल की गई थी, कोई रिड्रेसल नहीं की गई। अगर जुबानी कलामी वो कह दें कि हमने हदायत जारी कर दी हैं आईजीज को या चीफ सेक्रेटरीज को और उसके ऊपर हमने अपनी कार्रवाई करके हमने रिपोर्ट पेश कर दी है कि हमारी तरफ से सारी रिड्रेसल हो गई है, तो वो कागजी कार्रवाई से कोई फायदा नहीं है। आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। 218 जो है वो बड़ा वाज़ेह कहता है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे दिखा दें कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये हुक्म देता है कि आईजी इस्लामाबाद को या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को चेंज किया जाए और वो नहीं होता, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि वो अपने हुक्म मनवार है? और अगर जो चीफ सेक्रेटरी और आईजी को लेटर भेजे गए हैं तो उसके ऊपर रिपोर्ट जरा पेश करें कि क्या उसके बाद जो है मोना सिलाई की वालदा जो है उनके साथ बदतमीजी नहीं की। जमशेद दस्ती की जो वाइफ है, जो जैसे उनको नंगा किया गया, वो वाकई तो उसके बाद पेश आया और उनकी घर फैमिली के ऊपर जो तशद्दुद किया गया वो सबके सामने। अब वो चाहते हैं कि घर कमरे के अंदर जो है वो वीडियो जिस नंगा करने की है वो उन्होंने यही आज चीफ साहब ने भी कहा कि बहरहाल सबूत आपने अपने केस में जो है वो आईजी साहब और चीफ सेक्रेटरी का जिक्र किया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कैसे तौहीन की है उसके सबूत जो है वो बार बार चीफ साहब को ये सवाल करना पड़ा था कि वो सबूत किधर है। कामरान साहब, आपको क्या लगता है सर, इलेक्शन कमीशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने, आप नहीं समझते कि अपना माइंड बहरहाल जो है वो प्रीटी मच एक डिस्क्लोज कर दिया है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट का रिटर्निंग अफसर की तैनाती को मुअत्तल करने का फैसला हो या फिर जो पेशावर हाई कोर्ट का, आपको याद होगा जो कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की बरतरफी का मामला था, वो भी फैसला सामने है। अब आज जिस तरह से पीटीआई की तौहीन अदालत पिटीशन पर समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट की, इस मामले पर आप नहीं समझते कि अब लाइन जरा वाजे नहीं हो चुकी? देखिए, उसमें ऐसा है कि आम तौर पे दस्तूरी अदारों के जो अरकान होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनके ऊपर ये इस तरह से तौहीन अदालत की दरख्वास्तें जो है मेंटेनेबल नहीं होती। बाज़ औक़ात पॉलिटिक्स करने के लिए या ये बताने के लिए कि ये अदारा जो है दूसरे हमारे मुखालिफ फरीकों से मिला हुआ है, तो ये इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए इस तरह की दरख्वास्तें यकीनन दाखिल की जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सब्सटेंस है। ये इसका मीडिया में या सोशल मीडिया में कोई फ़ायदा तो यकीनन हो सकता है, मगर अल्टीमेटली किसी अदालत में शायद कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता। बहरहाल दरख्वास्त देना इनका हक़ है, दरख्वास्त की सुनवाई होना इनका हक़ है। वो यकीनन जो है ना इसकी सुनवाई हो और उसके बाद अगर कानून कहता है तो उसको एंटरटेन करे, अगर कानून कहता है तो रिजेक्ट होनी चाहिए। मगर मेरे ख्याल के मुताबिक ये दरख्वास्त भी फ्रीलेस है। बट अगेन कामरान साहब, नॉट एज अ पॉलिटिकल वर्कर बट एज अ लीगल एक्सपर्ट ही अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो कुछ नज़र आ रहा था, जो कुछ वीडियो फुटेजेस में दिखाई दे रहा है, जो कुछ सोशल मीडिया पे सरफेस जिस तरह से किया, एक क्रैकडाउन का अमल नज़र आया, फिर कागजात नामजदगी के हवाले से इतनी मास रिजेक्शन का एक जमात को सामना करना पड़ा, और जो कुछ अभी तक नज़र आ रहा है, और लतीफ़ खोसा साहब ने तो आज ये कहा कि 3 रोज़ से अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर के जो ऑर्डर है वो तक उनको हासिल नहीं हुए, तो फिर वो अपील के लिए किधर जाएंगे? ऑल्दो कि चीफ जस्टिस आपने कहा था अब तो ट्रिब्यूनल्स भी जो है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में आप जाएं, वहां पर अपील करें और बात खत्म। तो इतनी बात आपको लगता है कि इतनी आसानी से खत्म हो जाती है? बात की है कि वो जो वीडियोस की बात जो आप कर रही हैं, तो वो आपको वो अरशद जज वाली वीडियोस भी याद होंगी और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो है ना वो फैसले भी यकीनन याद होंगे। तो ये वीडियोस लगा देना और किसी पिटीशन के साथ भी या उसकी फुटेजेस लगा देना, क्या उससे वो वाक़यात प्रूव हो जाते हैं? उसके लिए तो स्टैंडर्ड तय कर दिया गया ना। नवाज शरीफ साहब वाले केस में खोसू साहब ने तय कर दिया था वो स्टैंडर्ड, और इसी तरह से जो है ना वो अब ये कहते हैं जी हमसे निशान वापस ले लिया गया। वो भी स्टैंडर्ड जो है ना वो 2017 में 2018 में जब सेनेट के इलेक्शन थे और उसमें उनको लीडरशिप से मारूम कर दिया गया। उनके तमाम जो है ना वो जितने नवाज शरीफ साहब ने जो टिकट दिए हुए थे वो सबको उनको आज़ाद कर दिया गया। तो ये सब बहुत सारे स्टैंडर्ड जो है ना वो पीटीआई ने खुद तय करवाए हुए हैं। पंजूरा साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? और अगेन आप लोग के जो बल्ले के निशान से कॉमन सिंबल पर इलेक्शन लड़ने के लिए अब तैयार तो ऑलरेडी गुज़िश्ता रोज़ ही आपकी पार्टी के बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा था कि कोई भी कॉमन सिंबल दे दिया जाए तो हम किसी सूरत भी ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अब आज के फैसले के बाद पीटीआई के लिए अपने उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर खड़े करने के ऑप्शन भी बहरहाल वाजे होते दिखाई दे रहे हैं, और ये सूरत हाल कितनी अब आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल बनती दिखाई दे रही है इंतखाब लड़ने के तनाजुर में?
देखिए बात ये है कि ये जो इस तरफ लाएमल अपनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनको उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हों और बल्ले का निशान जो है इनसे छीना जाए। आप ये देखें कि जैसे पहले सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी थी, तो ये क्या दोबारा जो है उसी तरह से मुल्क के अंदर मंडियां लगवाने चाहते हैं कि जो आज़ाद जीतेंगे और फिर उनको ऑफर दिया कि इस पार्टी में उस पार्टी में। और जैसे इससे पहले आपने देखा कि अगवा करके लोगों को जबरदस्ती उनसे पार्टियां जो हैं वो ज्वाइन करवाई गई और जबरदस्ती उनको पार्टियों में शामिल करवाया गया और पटके डाले गए और फिर मुज़म्मतें करवाई गई। इसी तरह का अगर सिलसिला करना है तो फिर मुल्क के अंदर जो है मुआशी इस्तेकाम कैसे आ सकता है? जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना हो, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और हमारा यही मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले एक प्रोसेस जो है वो ये है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है वो उसको निशान के ऊपर लड़ने की जो है वो इजाजत देनी चाहिए। और जो बल्ले के पीछे पड़े हुए हैं, जो सब बेनिफिशियरी हैं, उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज करनी है कि उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया। क्या कभी उन्होंने कहा है कि हम अपना इलेक्शन लेकर आते हैं, इनका इलेक्शन भी जो इन्होंने करवाया है वो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं और मैच करते हैं कि क्या हमारी जमात के ठीक है? अगर हमारी जमात के ठीक नहीं है तो हमारे से भी बिल्कुल निशान ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सियासी भाई हैं। बल्कि उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि वो जज जिन्होंने ये फैसला दिया था पेशावर हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये रिश्तेदार हैं पीटीआई के, इस वजह से उन्होंने फैसला दिया है। भाई आपने कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है, या लोगों के ऊपर आपने तोहमतें लगाकर जजेस के ऊपर। और अगर हमारी तरफ से क्रिटिसिज्म किया जाता है किसी जज के ऊपर तो कहा जाता है कि ये तो बड़े जी अदारों के खिलाफ है, आपके हक में फैसले हो तो आप ठीक हैं। और अगर हम क्रिटिसाइज करें कि अगर जज साहब ये कहें कि इमरान रियाज कौन है, या अगर किचन के अंदर बैठा हुआ शख्स उसको हीट होगी तो उसे बाहर निकल जाना चाहिए। वो बात अगर ऐसी करें कि मुनसब जो है तो सबसे बड़ी अदालत के ऊपर बैठे हुए और अगर ऐसी वो बात करते हैं और उसके ऊपर हमें इतराज होता है तो वो कहेंगे कि जनाब नहीं, ये तो जनाब बड़े 9 मई वाले हैं और ये दहशतगर्द है। अब बात रही बल्ले की, बल्ले का निशान हर सूरत होना चाहिए। ये आजाद जो हैसियत से लड़वाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है, ये साफ और शफाफ इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी धांधली है जो उसको रोकना चाहिए। और इससे बड़ी धांधली, लेकिन आपके पास बहरहाल आपकी पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि प्लान बी भी तैयार है, सो आप इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? बहरहाल एक प्लान बी के साथ आप लोग रेडी हैं कि नहीं ये सिंबल मिलेगा तब भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, जुल्म और जो जबर है और लाकानूनियत है, आइन की जो पामाली है, कानून की जो धज्जियां हैं वो मुल्क के अंदर जैसे उड़ाई गई हैं, तो हम हर तरह से हर जो उनका नेगेटिव ये दुश्मन के वार हैं उनके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बात यह है कि बल्ले का निशान हर सूरत होना चाहिए। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि जैसे पहले हर्डल्स की गई, उम्मीदवारों को पेपर जमा करवाते हुए ताइद कुनंदों को, तजवीज़ कुनंदों को उठाया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हमने बाकायदा रिपोर्ट पेश की कि ये लोग थे। और वीडियोस चलाने के हवाले से भी बात की गई थी। तो क्या आज वीडियोस वो चलाई गई कि जो लोगों को अगवा किए जा रहे हैं, उस्मान डार के घर जो है जिस तरह से पुलिस गई है और जिस तरह से वहां पर उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनकी वालदा जो है उनके सर से दुपट्टा जैसे छीना गया, या औरतों को या माल रोड के ऊपर घसीटा जा रहा था, तो वो सारी वीडियोस दिखाने के लिए वहां पर इजाजत दी जाती ना। अगर चीफ साहब नहीं देखते सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मेरा ख्याल में जब अगर वहां पर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के हवाले से मामला गया था तो उन्हें इजाजत देनी चाहिए थी। और जिस तरह से स्क्रूटनी के अंदर एक बहाने बनाया गया, वो आरोप जो है आज एक्सपोज होते हुए नजर आए कि वो दरखास्तें फौरन एक्सेप्ट हो गई। और आज रावलपिंडी बेंच ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जनाब गुजारिश ये है, उन्होंने कहा कि जो मुझे समझ नहीं आ रही कि उमैर न्याजी साहब के जो पेपर हैं वो किस तरह से रिजेक्ट हुए। तो इस तरह के रिमार्क्स आने के बाद वो उनका चेहरा किस तरह जो है एक्सपोज हो गया। ये आरोप जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूज किए गए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत की थी कि वो ठीक है, उन्होंने जिस तरह से स्क्रूटनी की है, जिस तरह से उन्होंने हमें कॉपियां देते हुए दुश्वारियां उन्होंने की हैं, दफ्तर के ताले लगा वहां पर अमला मौजूद नहीं है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अब टिकट लेने का अगर मामला आएगा, टिकट जारी होंगे तो फिर वो पत्नी क्या करेंगे। और फिर जब इलेक्शन सारा प्रोसेस होगा तो आप ये भी मुझे दिखाएं ना कि कोई ऐसी वीडियो नजर आम पर हो कि नवाज शरीफ के पेपर लाने के लिए कोई बंदा आया हो, या उनके जो ताइद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे उनको उठाया गया हो, या उनकी नाअहली का जो मामला था जो अभी तक तायात है, उनके पेपर कैसे एक्सेप्ट हो गए। बहरहाल उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो उनकी साहबजादी के भी चैलेंज हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई के भी नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो चैलेंज किए गए हैं। कामरान साहब, अंडर दी सर्कमस्टांसेस सर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आपको लगता है कि आरओएस के जो फैसले हैं, ऑर्डर्स हैं, उसको ओवरटर्न करते हुए दिखाई देंगे अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस? बहुत से फैसले उन्होंने जो ना वो कर दिए। इसमें जो ला ये है कि लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाए।
तो वो मेरे ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन जहाँ पे बिल्कुल 100% जो है ना वो किसी के हाथ बंद गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सका, तो वो फिर वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी कोई हेल्प नहीं की है। अदरवाइज जो है ना उन्होंने बड़ा लिबरल एटीट्यूड है उनका हर जगह पे। वो कहते हैं जाके बाद में जो है ना जो भी आपके वो मामला हैं वो बाद में ट्रिब्यूनल्स में सेटल करिएगा, इस वक्त जाइए इलेक्शन लड़िए। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे वो कोई 10-20-30% जो है ना वो इवन वो फर्क था भी, उन्होंने वहाँ पे भी जो है ना लिबरल एटीट्यूड जो है वो अपनाया है। और कामरान साहब, आपकी जमात के भी जानिब से सिक्योरिटी फराम करने के लिए इलेक्शन कमीशन, रियासती इदारों और निगरान हुकूमत से आपकी जमात के सरबराह ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लेने का भी मुतालबा कर दिया है। मौलाना साहब तो ये तक कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात पर इलेक्शन चंद रोज़ आगे भी कर दिए जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगेगा। और आपके ख्याल में एक तरफ पीटीआई है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, आप लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं। आज भी एक इंसिडेंट में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जो ये गुफ्तगू कर रही थी प्रोग्राम से पहले, ये जो बाजोड़ में जिस तरह के आपकी जमात के रहनुमा की गाड़ी को निशाना बनाया गया, पे दर पे इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, आपकी जमात को थ्रेट्स भी है। तो क्या आपके ख्याल में ईसीपी लेवल प्लेइंग फील्ड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की हद तक इस वक्त बहरहाल नाकाम नजर आ रहा है? देखिए, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर किसी को नहीं मिला तो वो हमको नहीं मिला। हमारे 7 दर्जन लोग एक जगह पे, 7 दर्जन 8 दर्जन लोग एक जगह पे शहीद हो गए, 200 के लोग लगभग ज़ख्मी हुए उस वाक़े में। हमदुल्ला का वाक़या हो गया, आज कारी साहब का वाक़या हुआ, मंजूर पश्तीन का वाक़या हुआ है। उस दिन मैं ख़ुद ट्रैवल कर रहा था DI खान के इलाके में, मिड नाइट थी तकरीबन, मैं कोयटा से आ रहा था, बाय रोड आ रहा था। तो जब मैं DI खान के एरिया में पहुंचा तो वो किसी चेक पोस्ट पे फायरिंग हो रही थी और मुझे मैसेज आया। मेरे साथ बच्चे थे और मैं खासा परेशान हुआ उस दिन। तो ये सारे मामलात हैं और हमारे साथ जो मामलात हैं वो उसमें जो है लोगों की जानें तक भी जा रही हैं। मौलाना को कोई 12 थ्रेट लेटर्स जो है ना अब तक इशू हो चुके हैं। मौलाना के बेटे को आज थ्रेट लेटर इशू हो गया, उनको भी एडवाइजरी नोट जो है ना वो दे दिया गया कि आप एहतियात करिए और कहीं निकलते हैं तो फिर बता के निकलिए वरना ना निकलिए। तो ये अजीब व गरीब इलेक्शन है कि जिसमें हमारे हाथ बांध दिए जाएँ और कहें कि आप जाएँ इलेक्शन लड़े। तो इलेक्शन तो ऐसे नहीं होता। इलेक्शन में आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों के गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, किसी के पास आपने मिन्नत करनी है, किसी की खुशी में शरीक होना है, किसी के गम में शरीक होना है। ये सब मामला आपके साथ लगे होते हैं और इन तमाम मामला से हमको रोक दिया गया। कामरान साहब, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सिक्योरिटी तमाम को फराहम करना, इलेक्शंस के निकात को यकीनी बनाना और उस पर सवालात नहीं उठ रहे हैं। और दीगर सियासी जमातें जो कि ये भी राय रखती हैं कि इलेक्शंस से कबल ही इसको मुतनाज़ा बना दिया गया है। आपके ख्याल में फिर पीछे बाकी रह क्या जाता है? क्योंकि उम्मीद तो यही की जाती है कि इलेक्शन का इनेकाद मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपको आगे इलेक्शंस होने के बाद की सूरत हाल आपको क्या फोरसी कर रहे हैं आप सर? ये फेयर और फ्री इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा वास्ट है। इसमें ये सारा कुछ आता है, उसमें लोगों को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देना भी आता है। अब ये ऐसी लड़ाई है कि जिसमें आपको कहा गया है कि आपने कुश्ती तो लड़नी है, मगर हम आपके दोनों हाथ बांध देते हैं, पाँव भी एक हाथ बांध देते हैं और अब आप कुश्ती में जाइए। तो फिर ये इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। इस इलेक्शन के नतायज जो आएंगे उनके साथ कौन एग्री करेगा कि एक पार्टी को कह दिया जाए कि अगर आप गए तो आपके साथ जो है ना, आपके लोगों के साथ जो है ना ऐसा सलूक हो सकता है। और जाहिर है जान सबको अजीज होती है, जान सबको प्यारी होती है, उसमें इस तरह से निकलना और ओपन निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट पंजूदा साहब, आज ही के दिन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब ने भी अदालत में, जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि वो भी जो आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे थे उसमें जो आप लोग की जमात के मुश्किलात थे और आपने अभी हाईलाइट किए, वो तमाम भी ऑन रिकॉर्ड लाई गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पीछे अब बचा क्या है सर? आने वाले दिन मजीद मुश्किलात ला सकते हैं? देखिए, जब तमाम इदारे जो हैं वो एक जमात के पीछे हों, एक लीडर के पीछे हों, तो फिर ऐसी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ देखें कि जहाँ पर मामला उठाया नहीं जाता और वो खुद ही टेकअप करके किसी और दरख्वास्त के अंदर ये कहा जाता है कि आज जी डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है तय कर लिया जाए और इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला ना हो, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेट किया जाए और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर एक जो शख्स हैं वो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसके सरबराह हैं, और अगर आप उनका केस जो है वो नहीं लगाएंगे और उनको इंतखाबात में
उतरने की सिर्फ रीजन ये होगी कि आप उनकी दरखास्त के ऊपर फैसला नहीं कर रहे, तो ये कितनी सबसे बड़ी जो है नाइंसाफी होगी। दूसरी रही तौहीन अदालत की, तौहीन इलेक्शन कमीशन की बात, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कमीशन है, ना वो अदालत है ना वो ट्रिब्यूनल है। और वो जाकर जिस तरह आज उन्होंने फर्द जुर्म लगाई कि हमारे वकला जो है वो यहाँ पर हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ थे, उसके बावजूद आपने देखा कि वकला की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म जो लगाई गई है, उस फर्द जुर्म की क्या वैल्यू जो उसके पास इख्तियार ही नहीं है। पर जहां पर अगर आपने इस्तेमाल करना है इख्तियार, तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ही गैर कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन वहां पर होती हुई नजर नहीं आ रही, जो आपका हुक्म जो है IG इस्लामाबाद और यूपी कमीशन इस्लामाबाद के हवाले से होता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, या पाकिस्तान भर के अंदर इस तरह से लाकानूनियत है और आपके हुक्म की तकमील नहीं करती। पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ इजलास से हमें शिकायत मौसूल हुई, लेकिन उसके ऊपर हमने IG पंजाब और IG चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बाकायदा तौर पर लिखा है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई सदबाब नहीं किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जिस तरह गैर जानबदारी का मुजाहरा करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, वो जो जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है वो सबके सामने है, चाहे बल्ले का मामला हो, इलेक्शन कमीशन का मामला हो, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो। चले, लेकिन बहरहाल अप्रूव इस वक्त जो है वो आपकी जमात ने करना है। नोटिस बहरहाल IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को कर दिए गए हैं आज अदालत की जानिब से, लेकिन साबित आपने करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैसे तौहीन अदालत के वो मुर्तकब हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच सर, आपका भी वक्त का बहुत शुक्रिया। पंजूरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिल रही है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े है, वो जमात जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मैसर है और सिक्योरिटी के भी खदशात, यहाँ तक कि 12 से ज़ायद जो है वो थ्रेट अलर्ट्स मौलाना साहब को मौसूल हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। उनके दीगर जो रहनुमा हैं बशमूल कामरान मुर्तज़ा साहब खुद, जिनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जिनको एडवाइजरी जारी की जा रही है, हालात के हवाले से परेशान कुन हालात है। ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना हो अगर दीगर सियासी जमातों के लिए और सिक्योरिटी भी प्रॉपर फराम ना की जाए, तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पीछे क्या रह जाती है। मुल्क में उम्मीद यही की जाती है कि इलेक्शन से स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम मुल्क में आ सके, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो इस वक्त कानूनी जंग लड़ रही है, उनके नईम पंजोरा साहब कह रहे थे कि जहाँ पे इलेक्शन सिंबल उनसे इलेक्शंस में चंद रोज़ रह चुके हैं और सिंबल एक जमात से ले लिया जाए जिनके लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके लिए कुछ रिलीफ इस जमात को जो है प्रोवाइड कर सके। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज अदालत उज़्मा में लापता अफराद केस से मुतालिक अहम समाअत हुई, कार्रवाई में क्या बातें सामने आई और लापता अफराद से मुतालिक जो कमीशन है उस पर फरीकैन ने क्यों अदम एतमाद का इजहार किया, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं कामरान मुर्तज़ा साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नईम पंजोदा साहब। जी पंजोदा साहब, अगेन आप लोग के जो बल्ले के निशान से कॉमन सिंबल पर इलेक्शन लड़ने के लिए अब तैयार तो ऑलरेडी गुज़िश्ता रोज़ ही आपकी पार्टी के बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा था कि कोई भी कॉमन सिंबल दे दिया जाए तो हम किसी सूरत भी ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अब आज के फैसले के बाद PTI के लिए अपने उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर खड़े करने के ऑप्शन भी बहरहाल वाजे होते दिखाई दे रहे हैं, और ये सूरत हाल कितनी अब आप लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल बनती दिखाई दे रही है इंतखाब लड़ने के तनाजुर में? देखिए, बात ये है कि ये जो इस तरफ लाएमल अपनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनको उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हों और बल्ले का निशान जो है इनसे छीना जाए। आप ये देखें कि जैसे पहले सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी थी, तो ये क्या दोबारा जो है उसी तरह से मुल्क के अंदर मंडियां लगवाने चाहते हैं कि जो आज़ाद जीतेंगे और फिर उनको ऑफर दिया कि इस पार्टी में उस पार्टी में। और जैसे इससे पहले आपने देखा कि अगवा करके लोगों को जबरदस्ती उनसे पार्टियां जो हैं वो ज्वाइन करवाई गई और जबरदस्ती उनको पार्टियों में शामिल करवाया गया और पटके डाले गए और फिर मजम्मतें करवाई गई। इसी तरह का अगर सिलसिला करना है तो फिर मुल्क के अंदर जो है मुआशी इस्तेकाम कैसे आ सकता है? जब तक मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना हो, मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और हमारा यही मुतालबा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए सबसे पहले एक प्रोसेस जो है वो ये है कि एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है वो उसको निशान के ऊपर लड़ने की जो है वो इजाजत देनी चाहिए। और जो बल्ले के पीछे पड़े हुए हैं, जो सब बेनिफिशियरी हैं, उन्होंने उसके ऊपर बिल्कुल क्रिटिसाइज करनी है कि उन्होंने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया। क्या कभी उन्होंने कहा है कि हम अपना इलेक्शन लेकर आते हैं, इनका इलेक्शन भी जो इन्होंने करवाया है वो भी डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं और मैच करते हैं कि क्या हमारी जमात के ठीक है? अगर हमारी जमात के ठीक नहीं है तो हमारे से भी बिल्कुल निशान ले लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सियासी भाई हैं।
बल्कि उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं कि वो जज जिन्होंने ये फैसला दिया था पेशावर हाई कोर्ट में, उनके खिलाफ उन्होंने कहा कि ये रिश्तेदार हैं पीटीआई के, इस वजह से उन्होंने फैसला दिया है। भाई आपने कानून के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है, ये लोगों के ऊपर आपने तोहमतें लगाकर जजेस के ऊपर, और अगर हमारी तरफ से क्रिटिसिज्म किया जाता है किसी जज के ऊपर तो कहा जाता है कि ये तो बड़े ही अदारों के खिलाफ है, आपके हक में फैसले हों तो आप ठीक हैं। और अगर हम क्रिटिसाइज करें कि अगर जज साहब ये कहें कि इमरान रियाज कौन है, या अगर किचन के अंदर बैठा हुआ शख्स उसको हीट होगी तो उसे बाहर निकल जाना चाहिए, वो बात अगर ऐसी करें कि मुनसब जो है तो सबसे बड़ी अदालत के ऊपर बैठे हुए और अगर ऐसी वो बात करते हैं और उसके ऊपर हमें इतराज होता है तो वो कहेंगे कि जनाब नहीं, ये तो जनाब बड़े 9 मई वाले हैं और ये तशकील है। अब बात रही बल्ले की, बल्ले का निशान हर सूरत होना चाहिए। ये आजाद जो हैसियत से लड़वाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है, ये साफ और शफाफ इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी धांधली है जो उसको रोकना चाहिए। और इससे बड़ी धांधली, लेकिन आपके पास बहरहाल आपकी पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू से ये तासुर मिल रहा है कि प्लान बी भी तैयार है, सो आप इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? बहरहाल एक प्लान बी के साथ आप लोग रेडी हैं कि नहीं ये सिंबल मिलेगा तब भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, जुल्म और जो जबर है और लाकानूनियत है, आइन की जो पामाली है, कानून की जो धज्जियां हैं वो मुल्क के अंदर जैसे उड़ाई गई हैं, तो हम हर तरह से हर जो उनका नेगेटिव ये दुश्मन के वार हैं उनके लिए तैयार रहते हैं। लेकिन बात यह है कि बल्ले का निशान हर सूरत होना चाहिए। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि जैसे पहले हर्डल्स की गई, उम्मीदवारों को पेपर जमा करवाते हुए तायद कुनंदों को, तजवीज़ कुनंदों को उठाया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हमने बाकायदा रिपोर्ट पेश की कि ये लोग थे। और वीडियोस चलाने के हवाले से भी बात की गई थी, तो क्या आज वीडियोस वो चलाई गई कि जो लोगों को अगवा किए जा रहे हैं, उस्मान डार के घर जो है जिस तरह से पुलिस गई है और जिस तरह से वहां पर उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनकी वालदा जो है उनके सर से दुपट्टा जैसे छीना गया, या औरतों को या माल रोड के ऊपर घसीटा जा रहा था, तो वो सारी वीडियोस दिखाने के लिए वहां पर इजाजत दी जाती ना। अगर चीफ साहब नहीं देखते सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो मेरा ख्याल में जब अगर वहां पर बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के हवाले से मामला गया था तो उन्हें इजाजत देनी चाहिए थी। और जिस तरह से स्क्रूटनी के अंदर एक बहाने बनाया गया, वो आरओ जो है आज एक्सपोज होते हुए नजर आए कि वो दरखास्तें फौरन एक्सेप्ट हो गई। और आज रावलपिंडी बेंच ने बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कहा कि जनाब गुजारिश ये है, उन्होंने कहा कि जो मुझे समझ नहीं आ रही कि उमैर न्याजी साहब के जो पेपर हैं वो किस तरह से रिजेक्ट हुए। तो इस तरह के रिमार्क्स आने के बाद वो उनका चेहरा किस तरह जो है एक्सपोज हो गया। ये आरोप जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चूज किए गए थे, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर सबत की थी कि वो ठीक है, उन्होंने जिस तरह से स्क्रूटनी की है, जिस तरह से उन्होंने हमें कॉपियां देते हुए दुश्वारियां उन्होंने की हैं, दफ्तर के ताले लगा वहां पर अमला मौजूद नहीं है और अभी तक ये सिलसिला जारी है। अब टिकट लेने का अगर मामला आएगा, टिकट जारी होंगे तो फिर वो पत्नी क्या करेंगे, और फिर जब इलेक्शन सारा प्रोसेस होगा तो आप ये भी मुझे दिखाएं ना कि कोई ऐसी वीडियो मंजर आम पर हो कि नवाज शरीफ के पेपर लाने के लिए कोई बंदा आया हो, या उनके जो तायद कुनंदे तजवीज़ कुनंदे उनको उठाया गया हो, या उनकी नाअहली का जो मामला था जो अभी तक तायात है, उनके पेपर कैसे एक्सेप्ट हो गए। उनके भी नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो, उनकी साहबजादी के भी चैलेंज हुए, नवाज शरीफ साहब के भाई के भी नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो चैलेंज किए गए हैं। कामरान साहब, अंडर दीज सर्कमस्टांसेस सर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो आपको लगता है कि आरओएस के जो फैसले हैं, ऑर्डर्स हैं, उसको ओवरटर्न करते हुए दिखाई देंगे अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस? बहुत से फैसले उन्होंने जो ना वो कर दिए। इसमें जो ला ये है कि लोगों को इलेक्शन लड़ने दिया जाए, तो वो मेरे ख्याल है मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन जहाँ पे बिल्कुल 100% जो है ना वो किसी के हाथ बन गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सका, तो वो फिर वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने उनकी कोई हेल्प नहीं की है। अदरवाइज जो है ना उन्होंने बड़ा लिबरल एटीट्यूड है उनका हर जगह। वो कहते हैं जाके बाद में जो है ना जो भी आपके वो मामला हैं वो बाद में ट्रिब्यूनल्स में सेटल करिएगा, इस वक्त जाइए इलेक्शन लड़िए। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे वो कोई 10-20-30% जो है ना वो इवन वो फर्क था भी, उन्होंने वहाँ पे भी जो है ना लिबरल एटीट्यूड जो है वो अपनाया। और कामरान साहब, आपकी जमात के भी जानिब से सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इलेक्शन कमीशन, रियासती इदारों और निगरान हुकूमत से आपकी जमात के सरबराह ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से लेने का भी मुतालबा कर दिया है। मौलाना साहब तो ये तक कह रहे हैं कि सिक्योरिटी खदशात पर इलेक्शन चंद रोज़ आगे भी कर दिए जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगेगा। और आपके ख्याल में एक तरफ पीटीआई है जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, आप लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं। आज भी एक इंसिडेंट में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी जो ये गुफ्तगू कर रही थी प्रोग्राम से पहले, ये जो बाजोड़ में जिस तरह के आपकी जमात के रहनुमा की गाड़ी को निशाना बनाया गया, पे दर पे इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, आपकी जमात को थ्रेट्स भी है, तो क्या आपके ख्याल में ईसीपी लेवल प्लेइंग फील्ड और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की हद तक इस वक्त बहरहाल नाकाम नजर आ रहा है? देखिए, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड अगर किसी को नहीं मिला तो वो हमको नहीं मिला।
हमारे 7 दर्जन लोग एक जगह पे, 7 दर्जन 8 दर्जन लोग एक जगह पे शहीद हो गए, 200 के लोग लगभग जख्मी हुए उस वाक़े में। हमदुल्ला का वाक़या हो गया, आज कारी साहब का वाक़या हुआ, मंजूर पश्तीन का वाक़या हुआ है। उस दिन मैं खुद ट्रेवल कर रहा था DI खान के इलाके में, मिडनाइट थी तकरीबन, मैं कोयटा से आ रहा था, बाय रोड आ रहा था। तो जब मैं DI खान के एरिया में पहुंचा तो वो किसी चेक पोस्ट पे फायरिंग हो रही थी और मुझे मैसेज आया, मेरे साथ बच्चे थे और मैं खासा परेशान हुआ उस दिन। तो ये सारे मामलात हैं और हमारे साथ जो मामलात हैं वो उसमें जो है लोगों की जानें तक भी जा रही हैं। मौलाना को कोई 12 थ्रेट लेटर्स जो है ना अब तक इशू हो चुके हैं। मौलाना के बेटे को आज थ्रेट लेटर इशू हो गया, उनको भी एडवाइजरी नोट जो है ना वो दे दिया गया कि आप एहतियात करिए और कहीं निकलते हैं तो फिर बता के निकलिए वरना ना निकलिए। तो ये अजीब व गरीब इलेक्शन है कि जिसमें हमारे हाथ बांध दिए जाएँ और कहें कि आप जाएँ इलेक्शन लड़े। तो इलेक्शन तो ऐसे नहीं होता। इलेक्शन में आपको लोगों के पास जाना पड़ता है, लोगों के गिले होते हैं, शिकवे होते हैं, किसी के पास आपने मिन्नत करनी है, किसी की खुशी में शरीक होना है, किसी के गम में शरीक होना है। ये सब मामला आपके साथ लगे होते हैं और इन तमाम मामला से हमको रोक दिया गया। कामरान साहब, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सिक्योरिटी तमाम को फराहम करना, इलेक्शंस के निकात को यकीनी बनाना और उस पर सवालात नहीं उठ रहे हों। और दीगर सियासी जमातें जो कि ये भी राय रखती हैं कि इलेक्शंस से कबल ही इसको मुतनाज़ा बना दिया गया है। आपके ख्याल में फिर पीछे बाकी रह क्या जाता है? क्योंकि उम्मीद तो यही की जाती है कि इलेक्शन का इनेकाद मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपको आगे इलेक्शंस होने के बाद की सूरत हाल आपको क्या फोरसी कर रहे हैं आप सर? ये फेयर और फ्री इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा वास्ट है, इसमें ये सारा कुछ आता है, उसमें लोगों को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देना भी आता है। अब ये ऐसी लड़ाई है कि जिसमें आपको कहा गया है कि आपने कुश्ती तो लड़नी है, मगर हम आपके दोनों हाथ बांध देते हैं, पाँव भी एक हाथ बांध देते हैं और अब आप कुश्ती में जाइए। तो फिर ये इलेक्शन का मुस्तकबिल क्या होगा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इस इलेक्शन के नताइज जो आएंगे उनके साथ कौन एग्री करेगा कि एक पार्टी को कह दिया जाए कि अगर आप गए तो आपके साथ जो ना, आपके लोगों के साथ जो ना ऐसा सलूक हो सकता है। और जाहिर है जान सबको अजीज होती है, जान सबको प्यारी होती है, उसमें इस तरह से निकलना और ओपन निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट पंजूदा साहब, आज ही के दिन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा साहब ने भी अदालत में, जिस तरह से मैंने मेंशन किया कि वो भी जो आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहे थे उसमें जो आप लोग की जमात के मुश्किलात थे और आपने अभी हाईलाइट किए, वो तमाम भी ऑन रिकॉर्ड लाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पीछे अब बचा क्या है सर? आने वाले दिन मजीद मुश्किलात ला सकते हैं? देखिए, जब तमाम इदारे जो हैं वो एक जमात के पीछे हों, एक लीडर के पीछे हों, तो फिर ऐसी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ देखें कि जहां पर मामला उठाया नहीं जाता और वो खुद ही टेकअप करके किसी और दरख्वास्त के अंदर ये कहा जाता है कि आज जी डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है तय कर दिया जाए और इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर कोई फैसला ना हो, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेट किया जाए और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर एक जो शख्स हैं वो एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उसके सरबराह हैं, और अगर आप उनका केस जो है वो नहीं लगाएंगे और उनको इंतखाबात में उतरने की सिर्फ रीजन ये होगी कि आप उनकी दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं कर रहे, तो ये कितनी सबसे बड़ी जो है नाइंसाफी होगी। दूसरी रही तौहीन अदालत की, तौहीन इलेक्शन कमीशन की बात, तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक कमीशन है, ना वो अदालत है ना वो ट्राइब्यूनल है। और वो जाकर जिस तरह आज उन्होंने फर्द जुर्म लगाई कि हमारे वकला जो है वो यहाँ पर हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ है, उसके बावजूद आपने देखा कि वकला की गैर मौजूदगी में फर्द जुर्म जो लगाई गई है उस फर्द जुर्म की क्या वैल्यू, जो उसके पास इख्तियार ही नहीं है। और जहां पर अगर आपने इस्तेमाल करना है इख्तियार तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ ही गैर कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको तौहीन इलेक्शन कमीशन वहां पर होते हुए नजर नहीं आ रही। जो आपका हुक्म जो है IG इस्लामाबाद और यूपी कमीशन इस्लामाबाद के हवाले से होता है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, या पाकिस्तान भर के अंदर इस तरह से लाकानूनियत है और आपके हुक्म की तकमील नहीं करती। पंजाब के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ इजला से हमें शिकायत मौसूल हुई, लेकिन उसके ऊपर हमने IG पंजाब और IG चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बाकायदा तौर पर लिखा है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने कोई सदबाब नहीं किया। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर
जिस तरह गैर जानबदारी का मुजाहरा करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, वो जो जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है वो सबके सामने है, चाहे बल्ले का मामला हो, इलेक्शन कमीशन का मामला हो, डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो। चले, लेकिन बहरहाल अप्रूव इस वक्त जो है वो आपकी जमात ने करना है। नोटिस बहरहाल आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडवोकेट जनरल पंजाब को कर दिए गए हैं आज अदालत की जानिब से, लेकिन साबित आपने करना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कैसे तौहीन अदालत के वो मुर्तकब हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच सर, आपका भी वक्त का बहुत शुक्रिया। पंजूरा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड किसी को नहीं मिल रही है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम फे है, वो जमात जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मैसर है और सिक्योरिटी के भी खदशात, यहाँ तक कि 12 से ज़ायद जो है वो थ्रेट अलर्ट्स मौलाना साहब को मौसूल हो चुके हैं, रिसीव हो चुके हैं। उनके दीगर जो रहनुमा हैं बशमूल कामरान मुर्तज़ा साहब खुद, जिनको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, जिनको एडवाइजरी जारी की जा रही है, हालात के हवाले से परेशान कुन हालात है। ऐसे में लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना हो, अगर दीगर सियासी जमातों के लिए और सिक्योरिटी भी प्रॉपर फराम ना की जाए तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पीछे क्या रह जाती है। मुल्क में उम्मीद यही की जाती है कि इलेक्शन से स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम मुल्क में आ सके, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जो इस वक्त कानूनी जंग लड़ रही है, उनके नईम पंजोरा साहब कह रहे थे कि जहाँ पे इलेक्शन सिंबल उनसे इलेक्शंस में चंद रोज़ रह चुके हैं और सिंबल एक जमात से ले लिया जाए जिनके लिए मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल ज़रूर उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके लिए कुछ रिलीफ इस जमात को जो है प्रोवाइड कर सके। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आज अदालत उज़्मा में लापता अफराद केस से मुतालिक अहम समाअत हुई, कार्रवाई में क्या बातें सामने आई और लापता अफराद से मुतालिक जो कमीशन है उस पर फरीकैन ने क्यों अदम एतमाद का इजहार किया, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से लापता अफराद का मसला पूरी शिद्दत के साथ सर उठाए हुए है और इस इशू पर लापता अफराद कमीशन का क़याम भी अमल में आया, मगर फिर भी मुतासरीन की दाद रसी ना हो सकी और अब ये मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा दिया गया है। सीनियर वकील एतजाज़ एहसन साहब की जानिब से जबरी गुमशुदगियों के इशू पर दायर की गई दरख्वास्त की आज सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल दूसरे रोज़ भी समाअत हुई, जिसके दौरान अहम रिमार्क्स भी सामने आए हैं। आज की ये कार्रवाई कितनी अहम थी और क्या ये मामला एक मंतकी हल की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करिए इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आमना मसूद जंजुआ साहिबा। आप एहलिया हैं मसूद जंजुआ साहब की, और मसूद जंजुआ साहब जो कि 2005 से जबरी तौर पर गुमशुदा हैं। आज आमना साहिबा सुप्रीम कोर्ट में इस अहम समाअत के दौरान मौजूद भी थी और उनकी दरख्वास्त पे भी अहम हुक्म भी जारी किया गया है अदालत उज़्मा की जानिब से। हम गुफ्तगू करेंगे। आमना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू आपके वक्त का। आमना साहिबा, आज की जो समाअत थी हुई, इसकी आपसे ज़रूर इस हवाले से पहले तो जानना चाहेंगे कि इसकी ख़ास बात क्या थी। आप बेशुमार JITs कमीशंस के सामने, अदालत के सामने पेश होती रहीं और ना सिर्फ आप मसूद साहब के लिए आवाज़ उठाती रहीं, आप तमाम उन लापता अफराद के जो फैमिलीज़ हैं उनकी भी आप एक आवाज़ बनकर आपने केस को फाइट किया। ख़ास बात क्या थी आज की समाअत की, और जो अदालत, वो जो कमीशन बना है लापता अफराद से मुतालिक, उस पर आज एक डिस्ट्रस्ट का आप लोग ने इजहार किया, अदम एतमाद का इजहार किया, वो क्यों? ये ख़ास बात जो आज की समाअत थी उसमें ये थी कि 2018 के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली थी। 2018 के बाद, यानी कि 5 साल बाद हम इस हाल तक पहुँचे थे कि सुप्रीम कोर्ट हमें सुनने के लिए तैयार थी और वो बहुत सारी जो आईनी दरख्वास्तें हमने जमा कराई थी, एक मेरी भी थी, उसमें एतजाज़ एहसन साहब की थी और भी कुछ लोगों की थी, वो सब समाअत के लिए फ़िक्स की गई थी। कल भी उसमें समाअत हुई, मगर ये कि मेरी बारी नहीं आ सकी तो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात करूं। तो मेरी जो पिटिशन है वो होलिस्टिक थी और उसमें ज़ाहिर है कि सिर्फ मसूद की बात मैंने नहीं की थी। मेरे उसमें 3 मेजर पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि क्योंकि हमें और कहीं से अब इंसाफ नहीं मिल रहा, कमीशन को हमने 12 साल तक ट्राई कर लिया, वी आर इन अ क्यू, वहाँ पे बहुत मसाइल हैं। 750 प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं, उसका मतलब ये होता है कि फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है। एक इन अ वे तो लगता है इंसान को, ये विक्टिम्स को ये लगता है कि अब हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर हो गया, अब हमारा बंदा आ जाएगा, मगर असल में ये होता है कि उसकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है, वो बंदा कभी वापस नहीं आता, वो पेश ही नहीं किया जाता। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दूसरा पॉइंट ये था कि जितने भी इंटर्नमेंट सेंटर्स हैं, अब बहुत सारे जिनको ये कहते हैं ना कि जी हमने निपटा दिया, हमने केस ख़त्म कर दिया, वो एक्चुअली इंटर्नमेंट सेंटर्स में डंप कर दिए जाते हैं, जो कि ग्वांटानामो की तरह की जगहें हैं और वहाँ पर ओनली डेड बॉडीज़ कैन कम आउट। वहाँ से एक वीक में 12 डेड बॉडीज़ जो है वो लवाहिकीन को दी गई हैं।
उनके बारे में मेरी इस्तदा थी कि वो भी उनका मैटर भी लिया जाए, क्योंकि जब आप अब एक पूरा एक लेंगे, होलिस्टिकली लेंगे, तो उसके तमाम एंगल्स के ऊपर आप नजर Absolutely, वो सब cover डालें। होगा। हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं हो रहा, मुल्क की जितनी हाई कोर्ट्स हैं बेचारी वो मतलब कोशिश के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रही, तो जाहिर है कि हमारे पास फिर एक सुप्रीम कोर्ट का और वेन्यू आपने रह तमाम जाता है। फोरम्स, आपने कहा कि आपने हम उनको दस्तक सारे दे के देख एक्सपायर लिया। कर चुके हैं, सबको एग्जॉस्ट कर चुके हैं। देयर इज नो अदर वे बट टू सुप्रीम कोर्ट शुड टेक इट। राइट, और 2018 के बाद आज ये इसको मौका मिला था। सो आपको आज एक उम्मीद की किरण अगरचे जरूर उजागर हुई है, वो बिल्कुल। जरूर पैदा हुई है, बट आपकी दरख्वास्त पे ही आमना साहिबा आज तहरीरी जमानत का भी अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि मजीद अब कानूनी तौर पर लापता अफराद जो हैं वो नहीं किए जाएंगे, किसी को भी नहीं उठाया बिल्कुल। जाएगा। आपको लगता है कि महज सिर्फ एक गारंटी, एक तहरीरी जमानत से ये मसला हल हो जाएगा? देखिए, स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले किसी जज ने ये बात कही नहीं है। हम कह रहे थे, हम बार बार कहते थे, हम चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से लेके आज तक जितने भी मौके मिले थे, तो हमारी ख्वाहिश थी कि स्टॉप तो लगे ना। जो लोग आज भी लोग वो हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, कल भी लोग अगवा हुए थे, यानी कि हमारे पास बहुत मोस्ट रीसेंट केसेस से लेके मोस्ट ओल्ड केसेस तक है। 2001 का भी हमारे पास है जो जबरी गुमशुदा है, और 2024 का भी है हमारे पास जो जबरी गुमशुदा है, यानी अब इट्स हैज बीन लाइक 24 इयर्स। तो ये उन्होंने पूछा कि क्या आजकल भी हो रहे हैं, मतलब देवर सरप्राइज कि आजकल भी आज हो भी रहे हो हैं। रहे हैं, और मेंशन किया था रजिस्ट्रार तो ने। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या आप ये चाहती हैं कि हम इसको स्टॉप लगना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल लगना चाहिए। तो रजिस्ट्रार, वो जो अटॉर्नी जनरल साहब तैयार हैं इसके ऊपर, और मे बी ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द रियलिटी कि वाकई में ये इसका मतलब ये होगा, क्योंकि इन कैमरा आपकी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और अगर आप ये रिटर्न भी देते हैं और ओरली भी देते हैं, इट मीन्स कि उसके बाद अगर कोई अगवा होगा तो फिर पर्चा जो है वो शायद अटॉर्नी जनरल पे कटेगा। तो इसलिए या जो लोग उनको एम्पावर करेंगे फिर उन लोगों पे कटेगा। राइट, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो गारंटी देने को तैयार हैं, बट उनको वो तैयार हैं, पर उनको इसके नताइज का अंदाजा नहीं है। उनको इसकी डेप्थ का, या फिर ये कि जिनसे वो जाहिर है कि जिनसे उनको जिनसे approvals हुक्म लेकर आते हैं वो ऑब्वियसली शायद वो इस पे राजी ना हो। राइट, बट फिर तो ये गारंटी से तो ये मसला हल होने नहीं जा रहा। नहीं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको रिटर्न देना पड़ेगा। सो आप फिर भी एक उम्मीद रखती हैं कि वो जी, रिटर्न में बिल्कुल। देंगे तो इससे कोई ना कोई पेशरफ्त या हाँ, उससे एक बिल्कुल। वो स्टार्टिंग पॉइंट एक जरूर नजर आएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज पाकिस्तान के पास अब कोई और चॉइस नहीं है। बलूचिस्तान के कैंप्स लगे हुए हैं कैपिटल के अंदर, वहाँ आप उनको मिस हैंडल कर चुके हैं, इतने गलत मैसेजेस जा चुके हैं, आप किस तरह हैंडल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है पूरे पाकिस्तान की जबरी गुमशुदा अफराद की, एतजाज़ एहसन पॉलिटिकल वर्कर्स के केसेस लेकर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हर तरफ से मतलब चीखो पुकार है। चीखो पुकार है, ये दुरुस्त आपने कहा। और आज शोएब शाहीन साहब ने भी जब जिक्र किया मुख्तलिफ सहाफ़ियों के हवाले से, तो उस पर भी जो बात सामने आई कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा और वाज़े तौर पर कहा कि इसको एक सियासी तौर पर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि पॉलिटिकल वर्कर्स भी जबरी तौर पर गुमशुदा भी नजर आए, डिटेन भी नजर आए, आज तक भी काफ़ी लोग लापता हैं। तो आपके ख्याल में उन्हें गुमशुदा तस्वुर नहीं किया जा सकता? वैसे क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। देखें, एक ये भी एक कैटेगरी है, जिस तरह हम कैटेगरीज करते हैं, एथनिक किस्म की होती हैं डिसअपियरेंसेस, नेशनलिस्ट की डिसअपियरेंसेस होती हैं, माइनॉरिटीज़ की डिसअपियरेंस होती हैं, सोशल मीडिया, ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, इनकी होती हैं, फिर इसी तरह वॉर ऑन टेरर रिलेटेड होती हैं। तो एक इट इज़ ऑल्सो कैटेगरी कि पॉलिटिकल वर्कर्स को लापता किया जाता है, या इलीट लोगों को, शेख रशीद हो गए, और जिस तरह फ़रूख हबीब हैं, और सदाकत अब्बासी हो गए, तो इनकी जबरी गुमशुदगी भी इक्वली जबरी गुमशुदगी है, उसको भी अहमियत होनी चाहिए। मगर क्योंकि वो जाहिर है कि इलीट है, तो वो इतना उनकी शॉर्ट टर्म डिसअपियरेंस हुई और वो 2-3 महीने के अंदर सरफेस हो गए। तो बट दैट डजंट मीन कि वो गलत नहीं था, वो भी गलत था बिल्कुल। बट ये कि जो आम एक पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन है वो उन मासेस के हवाले से होती है जो कि आम शहरी हैं, जिनके कोई वसाइल नहीं है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनको कोई सुनने वाला नहीं है, वो ओप्रेस तबका की नुमाइंदगी जो मेरी पिटिशन है वो उसमें हो रही है। बिल्कुल, कि अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम बलूचिस्तान टू खैबर लोग हैं उसमें, और वो उसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन
आई स्टैंड फॉर एवरीवन। राइट एंड लोगों ने देखा भी है ये ओवर द डेकेड्स आप जिस तरह से खड़ी रही हैं। आज की इस कार्रवाई के बाद आपको नेचुरली बहुत कॉल्स भी रिसीव हुई होंगी उन फैमिलीज की तरफ से कि जिनको एक उम्मीद नजर आ रही है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि 2 दिन से क्या हो रहा है। मतलब लगातार फ़ोन रिंग कर रहा है और अभी भी रिंग कर रहा है और वो ये कहते हैं कि बस आप मेरा नाम ले लीजिएगा। मतलब लोगों की डेस्परेशन की हालत ये है कि वो ये कहते हैं कि बस आप हमारा कोई जमरोद से कर रहा है, कोई मोहम्मद एजेंसी से फ़ोन कर रहा है, कोई कराची से आ रही है, सिंध से आ रही हैं। आज एक कहीं नौशकी एक बलूचिस्तान का इलाका है, वहाँ से उन्होंने कहा बीबी आप मेरा नाम ले लीजिएगा आज भी। तो मतलब ये कि इतने लोगों की उम्मीदें एकदम से आगे आई हैं, एकदम से लोगों की उम्मीदें जवान हुई हैं। लेट्स होप के काजी फाइज ईसा साहब को इनको अल्लाह ताला ताकत दे, हिम्मत दे कि वो अगर इतना बड़ी बात वो कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हम इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, परमानेंट हल। बिल्कुल। तो और आपका जिस तरह से काजी साहब ने मेंशन भी किया कि 18 साल गुजर चुके हैं, सच्चाई जानना आपका हक है, जिसके लिए अहकामात भी और संजीदगी से लेने के लिए आपका केस स्पेशली हुक्म भी जारी किया है। जो सवालात रेज हो रहे थे इवन मसूद जंजुआ साहब से मुतालिक भी चीफ जस्टिस साहब खुद भी सवाल कर रहे थे उनकी एफिलिएशंस के भी हवाले से, आप उससे कोई एजिटेटेड तो नहीं नजर आई? मुझे लेकिन दुख होता है, जाहिर होता तो है कि मतलब एक काइंड ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग ही होती है ना, कि जैसे जो कमीशन में रवैया होता है उसमें ये होता है कि जी बताएं कुछ किया होगा। एक तो वर्ड है ना बहुत ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है कि कुछ तो किया होगा। तो अब ये तो फिर मतलब अब उन्हीं से इन्वेस्टिगेट करना कि बताएं क्यों, कहाँ चला गया। देखिए हम तो इंसाफ लेने के लिए अदारों के पास आते हैं ना, कमीशन से रुजू करते रहे, अदालतों के पास चले गए कि हमें बताएं कि वो कहाँ चले गए। जो लोग लेके गए हैं वो बताएं ना कि वो उनको क्यों लेके गए हैं। उनकी तो कोई ऐसी एफिलिएशन नहीं थी, वो लाइक इस तरह के शहरी थे कि उनको बाहर से भी ऑफर्स थी, मगर वो कहते थे कि मेरी फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। वो पाकिस्तान के लिए इतनी प्लानिंग्स थी उनकी कि वो पूरे पाकिस्तान में एक वो जिस तरह होता है ना कि मेहमान खाने टाइप बनाना चाहते थे कि लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं इनको कोई आसानी मिले, उनको फैसिलिटेट करने के लिए। लेडीज़ हैं होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको ऐसे मेहमान खाने मिले जिसमें कि वो लोग फ्रीली जाके खाना पीना उनको मिले। ही वाज दैट काइंड ऑफ अ वेलफेयर पर्सन। राइट। और आपने आज मेंशन भी किया कि वो अस्पताल वो अभी भी चल रहा है जो कि उन्होंने वेलफेयर के लिए खोला हुआ था हॉस्पिटल, और वहाँ पे फ्री इवन ऑपरेशंस तक वहाँ पे फ्री होते हैं। राइट। और आपने आमना साहिबा, आपने चूंकि आप चीफ जस्टिस साहब आपसे बारहा ये पूछते रहे कि आप क्या चाहती हैं कि अदालत उज़्मा क्या करे एज अ लास्ट फोरम जो है, जो आप कंसिडर करती हैं जहाँ से हर आदमी जो है वो इंसाफ की उम्मीद रखता है, वो फोरम ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। वो जब आपसे पूछे थे तो आपने इवन आर्मी चीफ का जिक्र भी आपने किया। आपको मजीद अब किसी JITs, बिकॉज ये तमाम ऑप्शंस आपने कहा हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, तो अगर मुझे उसी प्रोसेस से गुजारा गया तो दैट विल बी अ वर्स्ट टॉर्चर टू मी, क्योंकि मैं उस टॉर्चर से गुजर चुकी हूँ। आई डोंट वांट दैट एनी मोर। आप जितना भी ऊंचे से ऊंचा लेवल है वो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का ही है, तो आप उनसे मतलब अनऑफिशियली मुझे बता दिया जाए। नॉट आई डोंट वांट इट टू मेक इट अ बिग इशू कि ये हुआ और ये हुआ और ये इन्वॉल्व था। तो जो सच्चाई है वो बता दें मुझे। मतलब इतनी हिम्मत है मुझ में कि मैं बर्दाश्त कर सकूं व्हाटएवर हैपेंड। राइट। और हम उम्मीद बिल्कुल करते हैं, हमारी दुआएं भी हैं मसूद जंजुआ साहब और तमाम वो अफराद जो लापता हैं वो साथ खैरियत के साथ अपने घर लौटें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और जिस तरह से जारी सुप्रीम कोर्ट ने भी लापता अफराद कमीशन को भी हिदायत जारी की है कि वो मंगल तक तमाम मुकदमात की तफसीलात भी पेश करे। अटॉर्नी जनरल साहब को भी वो अप्रूवल्स के साथ तहरीरी गारंटी जो है, तहरीरी जमानत जो है वो पेश करें, जमा कराएं। इससे उम्मीद ज़रूर उजागर हुई। 2018 के बाद ये केस अब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है। तमाम जो लापता अफराद की फैमिलीज़ हैं वो ये उम्मीद करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको उम्मीद दिलाने के साथ साथ ही इंसाफ दिलाने में ज़रूर अपना एक रोल प्ले करेंगे और कामयाब होंगे। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।